Hello friends, welcome back in chemistry tutorial of floating Gyansala. Take education in rhyme because lotus flourishes in line. आज का अध्याय है 5 और कक्षा 6 राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। तो फ्रेंड्स चुनाव जो होते हैं इसमें हम पोलिंग बूथ यानी कि चुनाव केंद्र पर वोट डालने के लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें भी हम इसी बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि शंकरन जब उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने के लिए जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन ये बात जानना चाहता था कि आखिर उसके नाना नानी चुनाव केंद्र पर जाने के लिए इतने प्रोत्साहित क्यों हैं, और उसके नाना जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं और इसीलिए उसके नाना नानी जो थे इतना उत्साहित थे। तो फ्रेंड्स अब इसके बारे में हम कुछ आगे चर्चा करें कि कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासन वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो फ्रेंड्स बात हम करते हैं कि जब से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आई और जब से हम लोग जो हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने लगे, तब से फ्रेंड्स से हम लोग ये चुनाव का सिलसिला आरंभ कर चुके थे। लेकिन पुराने समय में ऐसा कुछ नहीं था। पुराने समय में बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा जो होते थे ये राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। और अश्वमेध अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। मतलब एक घोड़ा होता था और अश्वमेध यज्ञ आयोजित करने के दौरान उस घोड़े को क्या किया जाता था, उस घोड़े को बिल्कुल आज़ाद रूप से छोड़ दिया जाता था नगर नगर घूमने के लिए। और ऐसे घूमने के दौरान अगर कोई दूसरे राज्य का राजा उसे रोकता था तो वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे राजा से लड़ाई करने की इच्छा रखता था या लड़ाई करनी पड़ती थी उसे, और यही नियम था। तो फ्रेंड्स अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया अपने नगर से या अपने राज्य से, तो इसका मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। तो फ्रेंड्स मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि वो जो अश्वमेध यज्ञ हो रहा होता था, तो अश्वमेध यज्ञ पर बैठा राजा जो था, इसके आयोजन के दौरान वो एक घोड़ा छोड़ता था और वो घोड़ा नगर नगर घूमता था। और अगर दूसरी नगर में जाने के बाद अगर वो वहाँ का राजा जो है अगर उसे रोक ले, तो इसका मतलब है कि वो अश्वमेध कर रहे राजा से युद्ध करेगा। और अगर नहीं रोकता और उसे जाने देता है, तो इसका मतलब है कि अश्वमेध कर यज्ञ कर रहा राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली है और फिर उसे सम्मानपूर्वक उस दूसरे नगर के राजा को उस अश्वमेध यज्ञ में बुलाया जाता था या आमंत्रित किया जाता था। तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था कि यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित मतलब खास पंडितों के द्वारा किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार भी दिए जाते थे सम्मान स्वरूप। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं कह रहा था कि उन्हें जो है तो अश्वमेध यज्ञ फ्रेंड्स राजाओं की शक्ति का प्रदर्शन था और उसके सारथी ही उसके सहचर हुआ करते थे। मतलब कि वही उनके
गुणों का यशोगान किया करते थे। और राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों, बेटों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। मतलब अन्य राजा जो होते थे एक दर्शक के तौर पर आते थे और बैठ करके उस आमंत्रण में, उस अनुष्ठान में भाग लेते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान किया करते थे, और उसके में विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो फ्रेंड्स, ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि विष और वैश्य जो होते थे, उन्हें इस में उपहार लाने की तो अनुमति थी, लेकिन अनुष्ठान में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाइए। पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब आप लोग दें। बात करते हैं फ्रेंड्स वर्ण की। उस समय 4 सामाजिक वर्ण थे सामान्य तौर पर: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्यापन और यज्ञ करना था। तो फ्रेंड्स, ब्राह्मण जो होते थे इन्हें सबसे उच्च कोटि का माना जाता था सामाजिक वर्ग में, और ये जो है वेदों को पढ़ने और पढ़ाने का काम किया करते थे, यज्ञ कराने का काम किया करते थे, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों के काम खेती, पशुपालन और व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। तो फ्रेंड्स, क्षत्रिय जो होते थे युद्ध करते थे और लोगों की रक्षा करते थे। वैश्य का काम खेती करना, पशुपालन करना और बिजनेस करना था फ्रेंड्स, और शूद्रों का काम था तीनों वर्गों की सेवा करना। तो फ्रेंड्स, चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता होगा। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप लोग, एक खास कटोरी है जो कि खास मौके पर इस्तेमाल किया जाता होगा भोजन परोसने के लिए। और ये है फ्रेंड्स जनपद। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र में दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं वैशाली है, मगध है, कौशाम्बी है, उज्जैन है, हस्तिनापुर है। ये कुछ जनपद हैं फ्रेंड्स जो कि मैप में दिए हुए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों को पालते थे और जानवरों को पालते थे, और जो वे उगाते थे, जो वे फसलें उगाते थे, उनके नाम हैं चावल, गेहूँ, धान, जौ, गन्ना, तिल आदि। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? तो फ्रेंड्स, आप इसमें ढूंढें और इसका जवाब दें फ्रेंड्स। हम आगे आते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें देखते हैं कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, यानी कि लोगों का काम मिट्टी के बर्तन बनाना भी था। कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में मिले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ज्यामितीय आकार भी मिले हैं, जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको चित्र में फ्रेंड्स, ये हैं वो धूसर पात्र जो सुंदर और चिकने होते थे, और इस पर ज्यामितीय आकार भी मिले हैं, जैसा कि फ्रेंड्स आप तस्वीर में देख सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स महाजनपद की। तो 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, मतलब
उन इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण जनपद है, महाजनपद और नगरें, जैसा कि मैप में दिखाया गया है। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसमें पाते हैं कि ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। मतलब कि राजाओं के आक्रमण से बचने के लिए किले बनाए जाते थे। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। तो फ्रेंड्स, विशाल और ऊंची प्रभावशाली दीवारें बनाकर ये अपनी अमीरी को दर्शाते थे और दिखाते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो, और अब राजा को इस पर नियंत्रण रखना या फिर इसको चलाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की ज़रूरत होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। तो फ्रेंड्स, क्योंकि पहले जो था ये आधुनिक युग तो था नहीं, जो भी काम होता था उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता था। लाखों की संख्या में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ईंट और पत्थर के इंतज़ाम करने पड़ते होंगे और इसे ढोने में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती होगी। इसमें स्त्री पुरुष और बच्चों को काम पर लगाया जाता होगा। इनके लिए संसाधनों की भी ज़रूरत पड़ती होगी। फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, आप चित्र में देख सकते हैं, कौशाम्बी किले की दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ होगा। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि ये 2500 साल पहले बनी है और आज भी कितनी मजबूत दिखाई दे रही है और उसी तरीके से खड़ी है। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे। अब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित वेतन देने लगे थे और पूरे साल इन्हें नियमित वेतन देकर रखा जाने लगा। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तो हम लोग अध्याय 8 में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, दो अंतर बताओ। फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कि जो राजा ऋग्वेद में बताए गए हैं वो राजा काबिलियत के अनुसार राजा बनते थे और यही पद धीरे धीरे महाजनपद में वंशानुगत होने लगा था। फ्रेंड्स, ये पहला अंतर हो गया। फ्रेंड्स, और भी अंतर हो सकते हैं और आप उन्हें ढूंढें और इसका जवाब दें। फ्रेंड्स, कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की ज़रूरत या आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी ज़रूरत होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि महाजनपदों के जो राजा हुए वे समय समय पर लाए गए उपहारों पर न निर्भर रह के अब वसूल करने लगे नियमित रूप से कर को। और किन किन चीज़ों पर फ्रेंड्स कर लिए जाते थे, आइए जानते हैं। फसलों पर कर, उसके अलावा कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो फ्रेंड्स, फसल जो उगाई जाती थी उस पर भी कुछ भाग कर के तौर पर देना पड़ता था। कारीगरों को भी जैसे कि ये राजा के यहाँ जा कर के महीने में जैसे कुछ कपड़े बना देते होंगे, इस तरीके से वो लोग टैक्स पे करते थे। उसके अलावे पशुपालक और जानवर जो होते थे वो जानवरों के उत्पाद, अब जैसे कि मान लीजिए कि राजा के घर पर अगर भोज हो रही है या फिर किसी तरह का कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है तो उसमें फ्रेंड्स एक अब जैसे कि बकरी दे दिए या फिर मुर्गा दे दिए, या फिर कहने का मतलब है कि उनके उत्पाद जैसे दूध,
दही वगैरह पहुंचा करके ये टैक्स के रूप में या यूँ कहें कि कर के रूप में इनकी भुगतान करते थे और व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। तो फ्रेंड्स, व्यापारी जो होते थे जब एक नगर से दूसरे नगर जाते थे व्यापार के लिए, तो उन्हें फ्रेंड्स ये कर देना पड़ता होगा। जैसा कि फ्रेंड्स ये पुराने समय से ही देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल में प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो जो आखेटक यानी कि फ्रेंड्स जो जंगल में जंगल के उत्पाद पर जिंदा रहते थे, उन्हें फ्रेंड्स आखेटक या संग्राहक कहते थे। और ये लोग क्या करते थे, अब जैसे कि मधुमक्खी के शहद को इकट्ठा कर लेना या फिर जंगल के कुछ उत्पाद ले जा कर के राजा के यहाँ पहुँचा देना, इस तरीके से फ्रेंड्स ये लोग राजा को कर अदा करते थे। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे? तो फ्रेंड्स ये मैंने पहले ही बोला कि आखेटक और खाद्य संग्राहक जो होंगे वो मेनली जो संग्रह करते होंगे, यानी कि जो कंदमूल फल फूल जो उन्हें जंगल से मिलता होगा या शहद मिलता होगा या फिर लकड़ियाँ मिलती होंगी या फिर और भी बहुत सारे जंगल में ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि चिकित्सकीय रूप से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स उन्हें भी ये लोग तोड़ करके अपने घर में लाते हैं थे फ्रेंड्स। तो उसका कुछ भाग वो राजाओं को भी जा कर के पहुँचा देते होंगे फ्रेंड्स, और इस तरीके से ये लोग कर अदा करते होंगे। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े बदलाव आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, और जो कि फ्रेंड्स पहले लकड़ी का हुआ करता था। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, मतलब खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स बात ये थी कि पहले जो था खेतों में धान के बीज को छिड़काव करके बस जो उससे पैदावार हो जाती थी उसी से मतलब उसी धान का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब क्या होने लगा कि खेती में थोड़ा बदलाव आया। धान के पौधे को पहले एक बार धान के बीज को रोपा जाता था, यानी कि छिड़का जाता था। उसके बाद धान का जो पौधा तैयार होता था उन्हें फिर से निकाल लिया जाता था और फिर से दोबारा मिट्टी में लगाया जाता था। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसके लिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी थी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से खेती में बदलाव लेकर के आया गया और पैदावार में बढ़ोतरी देखी गई। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, अगर वो राजा जो हैं इन्हें प्रोत्साहन नहीं देंगे तो किसान जो है, जो खेतीहर किसान है, वो जो खेती कर रहे हैं वो कैसे आखिर राजा के कर को अदा करेंगे? और अगर पैदावार बढ़ती है तो उसका कर भी अच्छे से किसान भी खा पाएंगे या उस पे, क्योंकि उसी पर उनकी जीविका निर्भर करती है फ्रेंड्स। तो अगर पैदावार बढ़ेगी तो उन्हें भी मुनाफा होगा और वो कर भी राजा का जो भी कर का भाग होगा उसे वो पूरा कर पाएंगे या दे पाएंगे। सूक्ष्म निरीक्षण की बात करें फ्रेंड्स तो मगध लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगल से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि 200 सालों के भीतर मगध एक खास जनपद बन गया, जिसका कारण यही था फ्रेंड्स कि ये गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से, जिस कारण से फ्रेंड्स यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी। उसके अलावा यातायात का साधन बेहतर था और मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा होता था, तो जिस कारण से जंगली हाथी जो पाए जाते थे वहाँ पर उन्हें प्रशिक्षित करके, ट्रेंड करके उसे अपने सेना में भर। उसके अलावा फ्रेंड्स उस जंगल से
लकड़ियाँ मिलती थी और उन लकड़ियों से उस समय घर बनाए जाते थे, रथ बनाए जाते थे और भी अन्य चीज़ें बनाई जाती होंगी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि यहाँ लौह अयस्क की खदानें अगर मिली हैं तो फ्रेंड्स औजार और हथियार बनाने के लिए इन्हीं लोहों का इस्तेमाल किया जाता था। बात करते हैं, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। एक का नाम था बिंबिसार, एक का नाम था अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण शासक थे। ये भी इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक में राजगीर बोला जाता है फ्रेंड्स, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्रा यानी कि आज का पटना को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले ही की बात है, मैसिडोनिया का राजा था सिकंदर, जो विश्व विजय करने निकला था और यही वो चाहता था कि वो विश्व विजय करे। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। मतलब कि उसके सिपाही जो है आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। उसका सबसे बड़ा कारण था भारत के शासकों के पास पैदल सेना, रथ सेना और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी और ये बात सिकंदर के सैनिकों को काफ़ी अच्छे से पता थी, जो उन्हें भयभीत कर रही थी और जिनसे वो डर रहे थे। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लिखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? तो फ्रेंड्स आप इन दोनों सेनाओं के बीच के अंतर को लिखें और बताएं कि दोनों में क्या अंतर थे। बात करते हैं फ्रेंड्स वज्जी की। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी थी वैशाली, जो कि बिहार में पड़ता है फ्रेंड्स। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ पूरा करते थे, सभाओं में बैठते थे, बातचीत करते थे, बहस करते थे, वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरीके से करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलजुल कर चर्चाएँ करते थे। स्त्रियाँ, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो फ्रेंड्स इनकी खास बात यही है कि मगध एक शक्तिशाली राज्य कैसे बना, जो कि वज्जी के नज़दीक था। उसके अलावा गण और संघ जो होते थे, इसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। मतलब कोई एक राजा फ्रेंड्स था नहीं और सारे ये लोग मिल करके, यानी कि एक ग्रुप होता था राजा का और ये एक साथ मिल करके हर काम करते थे, अनुष्ठान करते थे। अब जैसे कि युद्ध पर योजना बनाते थे, वाद विवाद करते थे और इस तरीके से शत्रुओं के आक्रमण से भी मगध को वज्जी को बचा करके रखते थे फ्रेंड्स। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। बात करते हैं फ्रेंड्स अजातशत्रु और वज्जी संघ की। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, तो उसने क्या किया, अपने मंत्री वर्षकार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं और उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। यानी कि बुद्ध का सबसे पहला सवाल था वर्षकार से कि क्या वहाँ नियमित रूप से सभाएं होती हैं, उनमें सभी सदस्य आते हैं, उपस्थित होते हैं। तो वर्षकार ने ये बताया होगा फ्रेंड्स कि हाँ ये ऐसा होता है कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे। मतलब ऐसा फ्रेंड्स गौतम बुद्धा बता रहे हैं कि पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे।
शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे अलग था? कम से कम 3 अंतर फ्रेंड्स आप बताएं। तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध ने यही कहा कि ये सारी प्रक्रियाएं और क्रियाएं नियमित रूप से अगर वहाँ होती रहें तो वज्जी को जीतना संभव नहीं है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में अब आगे हम लोग फ्रेंड्स अध्याय 9 में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी नए अध्याय के साथ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।